हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना क्लास 10th का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया माय फ्रेंड फॉर द ईयर 2021, जो इस साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ही पता है कि इस बार स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा बंद थे और आपकी प्रिपरेशन वो सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा हुई है। तो इसलिए सीबीएसई ने थोड़ा पहले अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया ताकि आप अपना प्रिपरेशंस को अच्छे वे में कर पाओ फ्रेंड। और इस बार बहुत कुछ नया भी है, ठीक है। और इस बार ज़्यादा थिंकिंग पे सीबीएसई ने बिलीव किया है कि बच्चे कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो इस बार थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी क्या किया गया है फ्रेंड, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मैक्सिमम मार्क्स। 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हर साल रहता है, और 20 आपका इंटरनल जो आपके स्कूल वाले आपको देते हैं फ्रेंड। ड्यूरेशन जो होगा इस पेपर का वो होगा 3 आवर्स। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ यही है। चलिए फ्रेंड, अब आगे बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शन में देखोगे तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट। क्वेश्चन पेपर में कितने पार्ट होंगे फ्रेंड? 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, ए और बी, और जो भी आपका इंटरनल चॉइस होगा वो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिया हुआ रहेगा। ऐसा आप मत सोचिएगा कि आपको 10 क्वेश्चन देकर वो बोलेगा कि आपको 9 क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड। जिस क्वेश्चन में वो चॉइस देगा वहाँ पे आपको और लिख कर दे देगा कि हाँ 11 क्वेश्चन में चॉइस है, तो और करके आपको दे देगा। मतलब जो चॉइसेस होंगे वो इंटरनल होंगे माय फ्रेंड। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो सबसे मेन है वो पार्ट ए है। पार्ट ए में भी फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तो आप 2 सेक्शंस बांटे गए, ठीक है। पहला सेक्शन आपका है फर्स्ट और सेकंड, 2 सेक्शन आपके बांटे गए। सेक्शन फर्स्ट में फ्रेंड 16 क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसमें इंटरनल चॉइस कितने क्वेश्चन में रहेंगे माय फ्रेंड? 5 क्वेश्चंस में रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 1 में आपका 16 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन में क्या रहेंगे फ्रेंड? इंटरनल चॉइसेस रहेंगे। अब आते हैं मेन सेक्शन 2 पे। ये यहाँ पे मैथमेटिक्स में यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया गया माय फ्रेंड, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, अभी अपन आगे क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि आपको एक कोई भी केस स्टडी दे देगा, मतलब कोई भी एक सिचुएशन दे देगा, उस सिचुएशन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये आपके थिंकिंग पे बेस्ड है कि आप कितना अच्छा क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और उसका जवाब आप दे पा रहे हो फ्रेंड। उसमें क्या होगा, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। मतलब उसमें भी आपका चॉइस है कि केस बेस्ड स्टडीज़ में आपको जो चॉइसेस रहेंगे वो 5 क्वेश्चंस के रहेंगे, जिसमें आपको कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन को करने हैं। चलिए अब मूव करते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे फ्रेंड देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक ये क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके कितने मार्क्स होंगे फ्रेंड? 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट, मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे फ्रेंड? 2 मार्क्स के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 27 से 33, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे माय फ्रेंड। तो मान के चलिए कि सेक्शन बी जो आपका पार्ट बी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो आपका हर साल की तरह ही है कि आपको क्वेश्चंस दिया होगा, आपको उसको आंसर करना है, जिसमें आपका 21 से 26 आपका क्या है? वेरी शॉर्ट रहेगा। 27 से 33 आपका क्या रहेगा फ्रेंड? शॉर्ट रहेगा। और आप देखोगे 34 से 36 आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे माय फ्रेंड? 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आते हैं इंटरनल चॉइसेस पे। तो इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। मतलब 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, मतलब 3 नंबर के जो सवाल है उसमें भी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। और 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर आपको इंटरनल चॉइस कितना मिल रहा है फ्रेंड पार्ट बी में? पार्ट बी में आपको टोटल इंटरनल चॉइस 5 मिल रहा है। 2 इंटरनल चॉइस 2 मार्क्स वाले में, 2 इंटरनल चॉइस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, और 1 इंटरनल चॉइस आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चंस को देखिए, उसका लेवल अपन बात करेंगे लास्ट में कि क्या क्वेश्चन का लेवल है, क्या डिफ़िकल्ट है, क्या इजी है, ठीक है। तो बेसिक है तो मान के चलिए कि थोड़ा इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा एवरेज ही रहेगा,
तो खैर चलिए अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो ही अपन को समझ में आएगा माय फ्रेंड। चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ, जिसमें हमारा सेक्शन 1 स्टार्ट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है चैप्टर फर्स्ट से, आप यहाँ पे देख सकते हैं माय फ्रेंड। एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब चैप्टर फर्स्ट का इसको 156 को आपको क्या करना है फ्रेंड, प्राइम फैक्टर इसको तोड़ना है, जो कि आपको मिलेगा इसमें 1 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन में। राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला हुज सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। फ्रेंड ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत दे। ठीक है, तो आप अगर चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हो तो सेकंड चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो आप ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, 1 या 2 लाइन में हो जाएगा, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे माय फ्रेंड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। ये भी फ्रेंड आप देखोगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का, आपको उसका क्या बताना है, एलसीएम बताना। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें देखिए इंटरनल चॉइस जो आपको दिया हुआ है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका 1 लाइन का आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप थ्योरी पे बिलीव ना करके आप जो आपका न्यूमेरिकल है उस पर बिलीव करें, क्योंकि डेफिनेशंस में हो सकता है कि आपके नंबर कुछ कट जाए, लेकिन डेफिनेशन में कुछ नंबर कट जाए, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल होता है उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आप अपना प्रेफरेंस किसको देंगे, आप अपना जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, तो 1 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ, कुछ नया दिखेगा सरप्राइजिंग तो अपन उसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल अभी कुछ वैसा सरप्राइजिंग अपन को दिखा नहीं है। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट द वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आप अगर क्वेश्चन मैंने अभी तक 4 देखे हैं, मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे 1 नंबर के पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं। मतलब अगर आपका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक के एनालिसिस में क्वेश्चन 4 तक मैंने जो अभी तक देखा है और जो मैंने एनालाइज किया कि जो बेसिक्स है आपको उस पर पूरा हिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्ट 1 जो है आपका वो पूरा बेसिक्स पे ही डिपेंड करता है। तो खैर अभी आगे अपन देखेंगे तो अपन को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो अपन को पता चला कि ये हाँ पूरे बेसिक्स पे ही ये है फ्रेंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। तो बेसिक वाले को तो बेसिक मैथमेटिक्स वालों को तो खैर मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो जो सैम्पल पेपर रिलीज़ मैंने अभी देखा अभी तक बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। फ्रेंड ये आपका पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये आप 12 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, और उसमें और में भी जो फ्रेंड क्वेश्चन है वो भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, इसलिए 1 मार्क्स के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना और आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब थोड़ा आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रेंड ये भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 का है और ये भी बहुत बेसिक्स है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 6 के स्टार्टिंग ही करोगे तो आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेर सारे करने मिल जाएंगे। ठीक है, तो खैर अभी तक तो जो अभी तक सैम्पल पेपर अपन ने देखा अभी तक कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट अपन को नहीं दिखा है फ्रेंड। इसमें देखिए आपका इंटरनल चॉइस है, ये भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी करते हो, अगर अभी तक सिर्फ अभी आप एनसीईआरटी करते हो तो इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि फुल्ली बेस्ड ऑन अभी तक एनसीईआरटी का दिख रहा है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लगभग एनसीईआरटी के हैं, 1-2 क्वेश्चन जो बहुत बेसिक्स हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो थोड़ा और आगे मूव करा जाए, देखा जाए क्या खास है। कुछ खास ऐसा दिखेगा तो मैं भी सरप्राइज़ होकर आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी तक जो मैंने देखा है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था आपका, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर स्क्वायर इज इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड।
फ्रेंड ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन सीरीज़ भी लाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा फ्रेंड। अभी तक तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो आपका थिंकिंग और जो आपका बेसिक्स है अभी तक बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको। आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। अभी तक मतलब जो लेवल है वो बहुत बेसिक है, ठीक है। अभी तक तो जो अपन ने क्वेश्चन देखा है उसका लेवल बहुत बेसिक है फ्रेंड। और मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरा क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चंस अभी तक एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है। अगर आप इसको आगे भी देखिएगा तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है माय फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। और चलिए 1 नंबर के लिए ठीक है, मतलब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 1 नंबर में नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है और आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे देख लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ न्यूमेरिकल आर इक्वल देन फाइंड द। फ्रेंड ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए आपको रेडियस निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। और कोई बच्चा अगर क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ेगा तो इसको ये सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, 11th। ये आपका फॉर्मूला पूछा गया चैप्टर 15 से, स्टैटिक्स का। ये एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। तो अभी तो खैर अभी तक आप लोग चैप्टर 15 तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन जब चैप्टर 15 तक आप पहुँचोगे अपने स्टडी में तो ये सिर्फ एक रिलेशन है मीन मीडियन मॉड का, जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। 1 लाइन भी नहीं लगेगा आपको, 4-5 वर्ड का ये आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए 12 भी आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है माय फ्रेंड, ठीक है। ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप कंडीशंस को पढ़ो। और मैंने देखा है ना फ्रेंड कि हर 3 में से 2 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का मुझे दिख रहा है और 1 क्वेश्चन आपका थिंकिंग बेस्ड है। मतलब जो 9th अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मतलब 9th ओरिएंटेड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसका ओरिएंटेशन देखा जाए और ओरिजिन देखा जाए तो वो 9th की तरफ ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आप एकदम क्लियर हो जाओ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एकदम क्लियर हो जाओ कि अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जिसमें आपका 50+ मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही रहेगा माय फ्रेंड। एकदम क्लियर हो जाओ आप, एकदम आप क्लियर हो जाओ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करते हो तो 50+ मार्क्स के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। एक बेसिक से बेसिक बच्चा भी यहाँ पे 50+ मार्क्स गेन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़कर फ्रेंड। चलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये भी फ्रेंड आपका चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड। दोनों ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब आप अभी प्रोबेबिलिटी में पहुँचोगे फ्रेंड तो ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया जिससे कोई बच्चा हमारा फंसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट विच इज़ 15 अवे। फ्रेंड ये भी आपका एनसीईआरटी चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया एनसीईआरटी को फ्रेंड। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका एनसीईआरटी है और क्वेश्चन नंबर 15 भी फ्रेंड आपका एनसीईआरटी ही है अगेन। मतलब मैं क्या बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड इट इज़ ऑल्सो कम फ्रॉम एनसीईआरटी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर 15 का। मतलब इस बार अगर कोविड के वजह से मुझे लगता है कि सीबीएसई वाले ने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन किया मेरे हिसाब से। अगर कोई बच्चा, अगर मैं पर्सनली बोलूँगा किसी को, तो वो पूरा एनसीईआरटी पहले अच्छे से कर ले। अगर वो पूरा एनसीईआरटी कर लेता है तो एटलीस्ट उसका एक आइडिया अपने आप बन जाएगा, जिससे 10 क्वेश्चंस उससे और लग जाएंगे 1 नंबर के। क्योंकि जब वो एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसके कंसेप्ट भी तो आएंगे, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे, बहुत बेसिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है।
ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए और देखा जाए क्वेश्चन पेपर में कुछ नया दिख रहा है क्या। मुझे अभी तक तो कुछ वैसा दिखा नहीं है जो आपको परेशान कर पाए, तो अभी तक सब कुछ ऑल इज़ वेल ही चल रहा है। अब आते हैं फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फ्रेंड, जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, जिसमें आपको एक के 1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे फ्रेंड आपको 4 क्वेश्चंस, थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको एक केस दे देगा, चलिए इसमें बात करते हुए आगे चलते हैं। आपको कोई भी एक सिचुएशन दे देगा, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल टुक, अभी मैं इसके क्वेश्चंस के लेवल को चेक कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं इसके लिए सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊँगा फ्रेंड। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टूडेंट टू शो रेड फॉर, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रिप, ये भी ठीक है। द टीचर्स इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज वेल, ठीक है। ही नरेटेड द फैक्ट्स ऑफ रेड फॉर टू रेस्टोरेंट, देन द टीचर्स सेड द मॉन्यूमेंट्स फ्रेंड देयर 2 pillars of cylindrical in shape and 2 domes of corner hemispherical shape, flag hosting ceremony independent फ्रेंड। मान के चलिए कि आपको क्या किया गया ना, यहाँ पर मेंसुरेशन को लाल किले से जोड़ दिया गया है, ठीक है, कि लाल किले पे बने। देखिए अभी मैं एनालिसिस बस आपका ये कर रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं सॉल्यूशंस पक्का लेकर आऊँगा, अगर अभी मैं सॉल्व करने लगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ अभी मैं उन बच्चों के लिए मैं एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही डरे हुए हैं कि कैसा आता है क्वेश्चन, क्योंकि 10th में है आप, तो 10th में एक डर आपका लगा हुआ रहता है। लेकिन मैं आप ये बोलूँगा मेरे बच्चों से कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़ें बस समझ कर पढ़ें, रट के ना पढ़े, वरना आप इन क्वेश्चंस में फंस जाओगे फ्रेंड। ये क्वेश्चंस आप रट के नहीं कर सकते हो। जो आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है माय फ्रेंड, वो आप रट्टा लगाकर नहीं कर सकते हो। तो आप अभी जितना भी फोकस अपना समझने पे ही करो, ठीक है, और रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। रटोगे तो फिर आप सेक्शन 2 में फंस जाओगे फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो आपको एक सिचुएशन दे दिया और सिचुएशन ऐसा है कि इसको मेंसुरेशन से जोड़ दिया गया। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, कि हाउ मच क्लोथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कवर 2 डोम्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस। तो फ्रेंड ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और मैं आपसे एक बात ये बोलूँगा कि जो बच्चा क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है मेंसुरेशन, वो क्लास 9th में पढ़ ले, क्योंकि ये जो आपका है ये पूरा क्लास 9th बेस्ड मुझे दिख रहा है। ये आपका मेंसुरेशन पूरा क्लास 9th बेस्ड दिख रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप क्लास 9th के मेंसुरेशन को एक बार अच्छे से रिकॉल ज़रूर कर लें। 9th को आप इग्नोर ना करें। देखिए फॉर्मूला भी आपका 9th से ही शुरू होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, ठीक है, कि सिलेंड्रिकल पिलर का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपसे पूछा है फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर। फ्रेंड ये आप मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा का पूरा 9th ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा 9th ओरिएंटेड है फ्रेंड, ठीक है। तो आप 9th के मेंसुरेशन को इग्नोर ना कर रहे हैं, आप 9th के मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ लोगे, आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। ये जो सिचुएशन है, क्लास 10th ऑफ कृष्णनगर हैज़ बीन अलॉटेड टू रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है फ्रेंड। ये आपका अगर आप चैप्टर 7 को अच्छे से पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो सीबीएसई ने फोकस किया वो आपके बेसिक्स को फोकस किया है। तो अगर किसी बच्चे का बेसिक्स अच्छा, मतलब उसके 9th के मैथ्स भी बहुत अच्छे होंगे, तो आप 9th के मैथ को प्लीज़ इग्नोर ना करें, ठीक है। और बाकी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी चैप्टर्स आप यहाँ पे पढ़ोगे, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसके बेसिक्स पे बहुत ध्यान दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडरिंग ओरिजिन, ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये फिगर देख के क्या करना, उसके पॉइंट्स को खोजना है कि इसका जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा। बहुत ही बेसिक थिंग है, ठीक है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये भी फ्रेंड आप देखिएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन, और ये भी 9th ओरिएंटेड है, ये भी 9th ओरिएंटेड है, क्योंकि 9th में अपन को कोऑर्डिनेट का बेसिक्स पढ़ना था। तो कोऑर्डिनेट का बेसिक्स आप 9th में पढ़ेंगे फ्रेंड। अभी 2 चीज़ आप तो सबसे पहले नोट कर लो कि आप क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, ठीक है माय फ्रेंड, और दूसरा मेंसुरेशन पढ़ोगे।
एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी आप नोट कर लो, ये अभी 3 फिलहाल अभी के जो सैम्पल पेपर से एनालाइज हो रहा है कि आप 9th के जो तीनों चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ेंगे माय फ्रेंड, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये पूरे आसान हैं और ये पूरे बेसिक्स क्वेश्चन है माय फ्रेंड। कोऑर्डिनेट का बेसिक्स क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th और 10th दोनों का पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो मैं उसके लिए कोई वीडियोस बना कर लाऊंगा, मैंने कोऑर्डिनेट के लिए वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड, ये आपका थोड़ा सा राहुल इज ट्राइंग क्लाइंट ट्रांसट्रेन ही इज मेक टू काइट टू फाइंड संडे फाइंड संडे। फ्रेंड ये देखिए, ये भी आपका बहुत बेसिक्स है, ठीक है, कि राहुल ने काइट बनाया है और काइट कुछ ऐसा दिख रहा है तो उस हिसाब से आपको उसके बारे में देना, मतलब ये आपसे कोऑर्डिनेटरल की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेटरल्स की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ रहा है माय फ्रेंड। तो कोऑर्डिनेटरल्स भी आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए काइट आपका कोऑर्डिनेटरल होता है और ये कोऑर्डिनेटरल के प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मतलब मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन देखकर, ठीक है। और फ्रेंड आप 9th इग्नोर मत कीजिएगा, आप 9th के बेसिक को इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड। आप 9th को एक बार बस हल्के से मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार रिकॉल के लिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने ये केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन देखे ये बहुत बेसिक्स पूछे गए हैं, और बेसिक्स आपको पता है कि बेसिक्स आपका 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा था, ठीक है। पार्ट जो आपका ये बी है जो, ठीक है, सॉरी सेक्शन सेकंड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे अभी तक तो, ठीक है। तो आप फ्रेंड समझ जा रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको अभी तक देखकर, कि आप 9th को इग्नोर मत करना वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ड्यू टू हेवी स्टॉर्म इलेक्ट्रिकल वायर बेंड हो गया है, इट्स अलाउड मैथमेटिकल ऑपरेशन, नेम द शेप ऑन द वायर, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड ये आपका चैप्टर 2 बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का, और जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स जानता है तो इस क्वेश्चन को कर सकता है, मतलब आप जान लीजिए कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप एक और चैप्टर ऐड कर लो क्लास 9th में के लिए जो आप पढ़ रहे थे, वो आप उसमें पॉलिनोमियल्स भी पढ़ोगे क्लास 9th का। ये एकदम साफ इंडिकेशन है कि आप 9th को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं वो अभी तक तो मुझे सारा यही कर रहा है कि आप अपने बेसिक्स को इग्नोर ना करें फ्रेंड। ये जो आपका सेक्शन सेकंड है या आपका क्लास 8 का भी हो सकता है बेसिक्स का, क्लास 9 का भी हो सकता है, मतलब सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन कि आप कैसा अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैसा पढ़कर आप 10th में आए हो। तो जो बच्चा 9th में मेहनत किया वो इस क्वेश्चन को देखकर बड़ा खुश हो रहा होगा, ठीक है, और जिसने पढ़ाई नहीं की वो बड़ा दुखी हो रहा होगा, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है। चलिए फ्रेंड, तो अभी तक बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन, 2 पार्ट। मुझे एक बात समझ में आ गई कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, और ये जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं इसके लिए आपको 8, 9, 10th अपना अच्छा रखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं है ना, अब 9th के पूरे क्वेश्चंस लगाने लोगों, नहीं 9th के क्वेश्चंस मत लगाओ, 9th के बेसिक्स जितने हैं वो उसको क्लियर कर लो, क्वेश्चंस लगा लोगे तो माशाल्लाह फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए फिर लेट्स मूव ऑन द पार्ट बी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एनालाइज करके क्वेश्चन, आई मीन कैसा फील होता है ना एग्जाम के टाइम से पहले जो एनालिसिस होते हैं। चलिए फ्रेंड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो देखिए फिर से ये एनसीईआरटी शुरू हो गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हर 3 में से 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। अभी आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है फ्रेंड, और में भी ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये और में भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है माय फ्रेंड, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। चलिए 22 फ्रेंड, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, चैप्टर 6 का, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर ये फ्रेंड। दिस इज़ एन ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 10, एनसीईआरटी चैप्टर 10, मतलब बेसिक्स वालों की बल्ले बल्ले हैं
सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं उनसे, और एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व रहा है इसमें अभी तक तो मेरे हिसाब से। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 इज़ वेरी इजी। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है माय फ्रेंड। थोड़ा और मूव करते हैं 25 की तरफ। फ्रेंड दिस इज ऑल्सो एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे। थोड़ा मतलब मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं क्या बताऊँ। ओह माय गॉड, इस 26 क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी ही है। अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं देखना चाहता हूँ। चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें आपको 3 नंबर मिलने वाले थे हर एक क्वेश्चन के लिए। देखिए पार्ट ए के में मैंने ज़्यादा बात नहीं की। पार्ट ए में जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको 2 नंबर देंगे, और पार्ट बी में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको 3 नंबर देंगे। और आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में उठाए कहाँ से गए। फ्रेंड मैं अब क्या बताऊं, दिस इज एन ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। दिस इज समथिंग न्यू, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 28 आपको सर्कल चैप्टर के एग्जाम्पल में ये दिख जाएगा, और बहुत खूबसूरत है। बहुत मतलब आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मान के चलो। हो सकता है कि ये आपको आ जाए एग्जाम में, और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस को देखे हैं वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे। ये एक थोड़ा सा जिसका लेवल हल्का सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, थोड़ा सा ऊपर है इसका लेवल। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगेन 29 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ अ चैप्टर 5 क्वेश्चन विच इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी से सॉल्व करो, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। चलिए मतलब जो बड़े के आगे के जो सेक्शंस थे वो पूरे एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है फ्रेंड। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो एनसीईआरटी का नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो एन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13, ठीक है। 31 आपका मैं देखूं थोड़ा सा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 31 भी अच्छा है अभी तक, मतलब एनसीईआरटी को प्रायोरिटीज़ दी गई है, और एनसीईआरटी का लेवल भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है फ्रेंड। मैं अब क्या बोलूँ, 32 एनसीईआरटी, 33 एनसीईआरटी, ये चैप्टर 8 का है, ये आपका चैप्टर 3 का है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। मतलब मैंने तो एक कंक्लूज़न पकड़ लिया है, अभी मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो ये आपका सेक्शन बी में इंटरनल चॉइसेस भी हो गया, और आपको सेक्शन बी में 3 मार्क्स करके ईच मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है, ना ज़्यादा आसान है ज़्यादा हार्ड है। मतलब अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसके कंसेप्ट को जानता है तो इस क्वेश्चंस को बहुत खुशी खुशी बनाएगा, उससे कोई भी तकलीफ नहीं होगी फ्रेंड। अब बात करते हैं पार्ट बी की, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो आपको पहले ही पता था। इंटरनल चॉइसेस आपको दिए हुए रहेंगे, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका लेवल भी देखा जाए तो अगर ये 34 नंबर क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो एन एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लिया गया है इसमें, ठीक है। और में देखा जाए फ्रेंड, और में भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, और वाओ अब वाओ वाओ वाओ, मतलब मैं वाओ क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने 10th दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है फ्रेंड। मतलब बल्ले बल्ले बेसिक्स वालों की यार, ठीक है, बल्ले बल्ले। हाँ, अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रेंड। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, चलिए मैं अभी बात करूंगा आपसे 5 मिनट, आप उस पॉइंट को नोट कर लेना फ्रेंड। अगर वैसा क्वेश्चंस नहीं है ना तो आपको फिर जितनी गालियां देनी होगी, बस गाली मत देना, जितना बड़ा बुला कहना होगा वो कह लेना मुझे। मतलब मुझे तो एक बात समझ में आ गया है, जो मैं सोच रहा था उससे पूरे मैच करता हुआ ही क्वेश्चन है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर डैट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी है। चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अब शायद क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है। चलिए फ्रेंड, तो अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे।
तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर कोई चाहता है तो उसे नोट कर ले कि अब इस सैम्पल पेपर को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गया है कि आप सबसे पहले आप सबसे पहले अपना NCERT कंप्लीट करो। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही आपका NCERT कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड, उसके बाद आप सेकंड काम 9th के मैथ को पढ़ो। 9th में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप उसमें मेंसुरेशन पढ़ोगे, आप उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है, आप उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है फ्रेंड, और 9th क्लास के लिए आप उसमें सर्कल पढ़ोगे। सर्कल के बाद आप पढ़ोगे पॉलिनोमियल्स, क्या पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद रियल नंबर। मतलब 9th क्लास पढ़ने का क्या मतलब है, 9th क्लास पढ़ने का ये मतलब है माय फ्रेंड कि आप उसके बेसिक्स को एक बार देख लेना कि आपने वहाँ पे सीखा क्या था, न्यूमेरिकल नहीं, आपने सीखा क्या था, आपको वो देखना है। ठीक है, तो बेसिक्स वाले सबसे पहले तो NCERT कर लो। उसके बाद 9th का जो मैंने आपको बोला हूँ कि आप जो बेसिक्स है वो अच्छे से कर लो माय फ्रेंड। एंड द लास्ट थिंग, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं हर साल कि कुछ नया आता है। तो आप चैप्टर 5 के लिए, ठीक है, चैप्टर 5 के लिए आप फ्रेंड RD और RS लगा सकते हो। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो मैं ये बोलूँगा कि चैप्टर 5 आप छोड़ दो, लेकिन अगर कोई अच्छे नंबर के लिए जाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके 80s आउट ऑफ 80s आएँ, तो ये बात तो उसको माननी ही पड़ेगी कि NCERT और 9th अगर वो कर लेता है फ्रेंड अच्छे से, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ट हो जाएगी और वो 80 में 75 के काबिल हो चुका है। बच्चा 5 मार्क्स का जो बात उठता है फ्रेंड कि 5 मार्क्स कहाँ से आएगा, तो 5 मार्क्स फ्रेंड ये आपका थोड़ा एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही। CBSE हर बार एक ऐसा क्वेश्चन देता है जो नया हो, जिसके लिए आप RD और RS कर सकते हो। लेकिन मैं तो सबसे पहली बात ये बोलूँगा कि आप NCERT कर लो, क्लास 9 के क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं उन बेसिक्स को कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप RD RS लगाओ, ठीक है फ्रेंड। तो आप सिक्योर कर सकते हो 80 आउट ऑफ 80। अगर आप RD RS नहीं लगाते हो तो आप 70 से 75 तो अच्छे से कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ NCERT करके फ्रेंड। क्योंकि सभी को पता है कि अपन बेसिक्स मैथ इसीलिए लेते हैं क्योंकि अपन को ऐसा हमेशा एक मैथ से डर रहता है। तो डरने की बात नहीं, आप NCERT सॉल्व करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप NCERT सॉल्व करो। कभी भी कोई ऐसी आपको दिक्कत दिखे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। आपको कभी भी ऐसा कुछ डर लगे कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आप आराम से कॉल लगा लेना 8269075512 पे। तो फ्रेंड अब चलिए आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, कभी हो सके तो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने अभी पूरे NCERT का सीरीज़ बहुत अच्छे बेसिक्स लेवल से कराया है। मैं जो तेज बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेसिक्स बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो मैथ से डर लगता है वो एक बार पक्का प्लेलिस्ट खोल कर देखें, उनका मैथ का डर दूर हो जाएगा फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सेशन लेके। होप यू एंजॉयड इट, बाय बाय।